नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको मुगल काल का उल्लेख किया था और उसमें मुगल वंश की स्थापना संस्थापक बादशाह बाबर, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं और हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, इनके शासन काल की उपलब्धियों का मैंने आपको जिक्र किया था। अकबर के बारे में मैंने आपको उसकी धार्मिक नीति भी बताई थी, राजपूत नीति भी बताई थी और साथ में अकबर के जो दो प्रमुख युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ में 1576 में, इनका जिक्र मैंने आपको किया था और मैंने आपको बताया था कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। आज की वीडियो में यहाँ से आगे जो मुगल वंश के प्रमुख शासक रहे उनका हम आपको उल्लेख कर रहे हैं। अकबर की मृत्यु जब 1605 में हुई तो अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सल्तनत का बादशाह बना था। जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। कहते हैं कि अकबर को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। तदुपरांत वह पुत्र की अभिलाषा में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर के उसने मन्नत मांगी थी और तदुपरांत उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। सलीम अपनी सैन्य सेवाओं के कारण उसको 12,000 की मनसबदारी प्रदान कर दी गई थी। लेकिन 1599 ईस्वी में जब अकबर बादशाह था तो 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ऐसा उल्लेख है कि मुगल दरबार की एक नृत्यांगना अनारकली के प्रेम को बादशाह द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद सलीम बादशाह अकबर के सामने बगावत पर उतर आया था और उसने विद्रोह कर दिया था। इसके विद्रोह का दमन करने के लिए अबुल फजल को अकबर ने भेजा था। 1602 ईस्वी में इसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, उसका वध कर दिया था। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर की मृत्यु प्रांत मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी के तौर पर आगरा के किले में 1605 ईस्वी में सलीम ने जहांगीर के नाम से मुगल सत्ता को संभाला। अपने शासनकाल के दौरान जहांगीर का जो ये काल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, अगर इसकी कोई अनन्य उपलब्धि रही तो वो ये रही कि यह एक निपुण संगीतज्ञ था जहांगीर स्वयं, और जहांगीर के काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है और विशेष रूप से जो इसका अनन्य जो इसका उपलब्धि थी वो चित्रकला को लेकर के थी। जहांगीर स्वयं एक निपुण चित्रकार था। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है जहां चित्रकारों के संबंध में
जहांगीर ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि अगर मेरे सम्मुख कोई चित्र रख दिया जाए, अगर मेरे सम्मुख कोई चित्र रख दिया जाए तो मैं उस चित्र को देख करके यह बता सकता हूं कि अमुक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, उस चित्र में आंखें किस चित्रकार ने बनाई है, नाक किसने बनाई है। यानी कि अलग अलग चित्रकारों द्वारा भी अगर एक चित्र को बनाया गया तो वह इतना स्वयं इतना निपुण चितेरा था, चित्रकार था कि वह उस चित्र को देख करके बता सकता था कि यह चित्र किसने बनाया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। और हत्या किस लिए करवाई थी कि जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, एक पुत्र था खुसरो। तो खुसरो ने जो विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध, तो जहांगीर को ऐसा शक था कि इस विद्रोह के पीछे गुरु अर्जुन देव का हाथ है, क्योंकि खुसरो एक बार आशीर्वाद लेने के लिए गुरु अर्जुन देव के पास गया था और इसी से उनको यह शक था कि इसको बगावत करने के लिए, विद्रोह करने के लिए जो उकसाया गया है वो अर्जुन देव द्वारा उकसाया गया है, इसलिए उन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर का जो निकाह हुआ था, जो विवाह हुआ था, वो मेहरुनिस्सा नाम की एक विधवा से विवाह हुआ था। मेहरुनिस्सा, उस विधवा से इसने विवाह किया था जिसको इसने नूर महल या नूर जहां, नूर महल या नूर जहां की उपाधि से नवाजा था। बाद में इसको बादशाह बेगम, इसी मेहरुनिस्सा को बादशाह बेगम के नाम से भी जाना गया। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश दूत भी भारत आए थे और सर्वप्रथम जो ब्रिटिश दूत भारत आए थे उनमें कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस लो। सर टॉमस लो और कैप्टन हॉकिंस, ये सर्वप्रथम ब्रिटिश दूत जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 1727 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु उपरांत जहांगीर बादशाह बना था। इसका बचपन का नाम सलीम था। इसने 1599 ईस्वी में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसका दमन करने के लिए अकबर फजल गया था। तो 1602 ईस्वी में उसकी इसने हत्या की थी। जहांगीर के शासनकाल को, जो 1505 ईस्वी से 1527 ईस्वी रहा, इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है भारत में, क्योंकि स्वयं भी एक निपुण चित्रकार था और प्रसिद्ध चितेरे इसके राज दरबार के उस समय 16 हुआ करते थे। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी। 1611 ईस्वी में इसकी शादी मेहरुनिस्सा नाम की एक विधवा से हुई थी, जिसको इसने नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी थी। बाद में बादशाह बेगम के नाम से भी उसको जाना गया था। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम ब्रिटिश जो दूत भारत आए थे उनमें कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस लो भारत आए थे। 1527 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। 1527 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो इसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था। 1627 ईस्वी में यह बादशाह बना जहांगीर की मृत्यु के बाद में। इसके बचपन का नाम खुर्रम था और 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया। मृत्यु तो इसकी 1666 ईस्वी में हुई, बताऊंगा आगे। इसका बचपन का नाम था वो खुर्रम था। शाहजहां के काल को भारतीय राजनीतिक इतिहास में इसको
स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का शासनकाल भारत में स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। खुर्रम का निकाह, उसका विवाह एक अर्जुमंद बानो बेगम से इसका निकाह हुआ था, जिसको मुमताज महल की उपाधि दी गई थी। आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ, राज्यारोहण हुआ। इसके शासनकाल में पुर्तगाली भी भारत आ गए थे और पुर्तगालियों ने विद्रोह इसके समक्ष किया था। और तदुपरांत हुगली जो बंगाल में है, उस हुगली में पुर्तगाली सेनाओं को शाहजहां ने पराजित कर दिया था। इसी समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, इनकी सैन्य शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी थी और शाहजहां ने इनको भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया था और तदुपरांत बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया था। शाहजहां के बड़ा जो पुत्र था, जिसका नाम था दारा शिकोह, उससे जो छोटा पुत्र था जिसका नाम था मुराद, उससे छोटा पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब, और सबसे छोटा जो पुत्र था जिसका नाम था शुजा। उत्तराधिकार का युद्ध पुत्रों के मध्य होने लगा था। दारा शिकोह और औरंगजेब एक अति महत्वाकांक्षी पुत्र था शाहजहां का, और उसने अपने समस्त भाइयों की हत्या करके स्वयं को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। निर्णायक युद्ध धर्मट का युद्ध हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, और इस धर्मट के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया था। फ्रेंच यात्री वर्नियर, जो फ्रांस के यात्री थे, फ्रांस के यात्री वर्नियर और इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन अपनी किताबों में किया है। 1658 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पिता औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और कैद खाने में डाल दिया था, और कैद खाने में डालने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। और शाहजहां अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में, 1666 ईस्वी में मृत्यु हुई, और अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने मुगल किले की कैद में गुजारे थे। 1658 ईस्वी में जब औरंगजेब शासक बना और शाहजहां को जेल में डाल दिया, दारा शिकोह की हत्या कर दी, मुराद की हत्या कर दी, शुजा की हत्या कर दी। अपने भाइयों का वध करके और पिता को जेल में डालने के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुगल सल्तनत का बादशाह बना। ईस्वी से 1707 तकरीबन 39 वर्षों का शासन वर्ष औरंगजेब का रहा। औरंगजेब के, मैंने बताया कि अपने भाइयों की हत्या की, पिता को जेल में डाला और उसके बाद वह बादशाह बना। और ये सारे प्रमाण इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि औरंगजेब किस हद तक एक कट्टर महत्वाकांक्षी शासक था। विशेष रूप से धर्म के क्षेत्र में मजहब को इसने अपना प्रमुख औजार बना लिया था। स्वयं को यह मुस्लिम धर्म का
प्रमुख संरक्षक मानता था, उनके हितों की रक्षा करने वाला मानता था। और यही कारण था कि इसके राज्य में धार्मिक असहिष्णुता हद से ज्यादा बढ़ गई थी। और धार्मिक असहिष्णुता के कारण आने वाले समय में मुगल वंश पतन को प्राप्त हुआ था। यह दूरगामी परिणाम था, क्योंकि प्रजा में विशेष रूप से हिंदू वर्ग को जो प्रताड़ित किया गया औरंगजेब के द्वारा, यह मुगलों के ताबूत में एक तरह से आखिरी कील ठोकने जैसा हुआ। औरंगजेब ने सत्ता संभालने के बाद अपना राज्य विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब के समय मराठाओं की शक्ति ताकतवर बनने लगी थी और शिवाजी औरंगजेब के सामने चुनौती बनकर के आ रहे थे। अपनी छोटी सी उम्र में शिवाजी ने 35 किलों को फतह कर लिया था। औरंगजेब के शासन प्रभाव वाले क्षेत्रों पर भी आक्रमण करके उनके किलों को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। 1664 ईस्वी में सूरत जो मुगलों के अधीन था और राजस्व का बहुत बड़ा केंद्र था, सूरत को लूट लिया था शिवाजी ने। शिवाजी की इस बढ़ती हुई सैन्य शक्ति से चिंतित होकर के औरंगजेब ने अपने एक हिंदू सेनापति जो आमेर के राजा थे, राजा जयसिंह को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। और अंत में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 25 जून 1665 को पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि 1665 किस के बीच हुई? औरंगजेब के प्रतिनिधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में। और इस संधि के अनुसार जिन 35 किलों पर आक्रमण किया था, अपना बना लिया था शिवाजी ने, उनमें से 23 किलों का अधिकार मुगलों को दे दिया और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में तैनात कर दिया। जयसिंह ने शिवाजी से यह वादा किया था कि वह औरंगजेब से मिलकर के शिवाजी को दक्षिणी प्रदेश की जो सूबे हैं उनका सूबेदार नियुक्त करवाएगा। और इसी भ्रम में, इसी धोखे में, इसी षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी को जयसिंह मुगल दरबार में ले गया, आगरा ले आया। और जहां धोखे से औरंगजेब ने उसे राजा की तरह बिहेव नहीं किया, राजा की तरह बर्ताव नहीं किया, बल्कि उसको अपमानित किया गया। और जयपुर भवन में, जो आगरा में है किले में, उस जयपुर भवन में इसको कैद कर दिया। अपनी सूझबूझ से शिवाजी उस कैद से फरार हो गए। इसके अलावा औरंगजेब की धार्मिक नीति की मैं अगर बात करूं तो अकबर जो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, एक तरह से जो धार्मिक व्यक्ति था, जिसने ईसाई धर्म का भी सम्मान किया था, पुर्तगालियों से ईसाई धर्म पर चर्चा करने के लिए इबादत खाने का निर्माण किया था, आगरा और लाहौर में जिसने चर्च बनवाए थे, हिंदुओं में संगीत प्रथा के लिए और झरोखा दर्शन को उसने स्वीकृति दी थी, जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में अकबर ने। साथ में सिख धर्म को भी, जैन धर्म को भी उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। उसके स्वयं के जो मकबरा है उस पर बौद्ध धर्म का झलक मिलता है। स्वयं ने भी एक नया धर्म प्रतिपादित किया था, स्वयं ने भी एक अपना नया धर्म प्रतिपादित। इसके विपरीत जो औरंगजेब था वो कट्टर इस्लामिक शासक था। और उसकी कट्टरता की हद इस बात से मिलती है कि 1564 ईस्वी में जिस जजिया कर को जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, उस जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था
1679 ईस्वी में इस औरंगजेब ने उसी जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जिस झरोखा दर्शन को और संगीत प्रथा को अकबर ने शुरू किया था, इसने उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में इसकी धार्मिक नीतियों से क्रुद्ध होकर के भरतपुर के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। गोकुल के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, ये के प्रकार हालांकि औरंगजेब उसको दबा पाने में सफल हो गया, लेकिन उसी विद्रोह की जड़ें बाद में भरतपुर जाट राजवंश के रूप में स्थापित की गई। 1672 ईस्वी में सतनामियों, जो सिख समुदाय था, सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था। और सतनामियों के विद्रोह से, क्योंकि इसके जो धार्मिक जो मजहब में जो ये परिवर्तन कर रहा था, धर्म परिवर्तन का जो एक सिलसिला इसने शुरू किया हुआ था, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने पुरजोर औरंगजेब का विरोध किया था और इसी कारण से गुरु तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब ने करा दी थी। इसके अलावा सिखों का जो 10वां गुरु था, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को, 2 पुत्रों को तो युद्ध में विद्रोह के नाम पर मार दिया गया था और 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और तदोपरांत इस वंश में कोई भी योग्य शासक पैदा नहीं हुआ और सने सने यह मुगल राजवंश पतन को प्राप्त हुआ। औरंगजेब के 4 संतानें थी, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 4 पुत्र जिनका नाम था आजम, मुअज्जम, कामरान और अकबर, और 1 पुत्री थी जिसका नाम था जीनत। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो अकबर तो भारत छोड़कर के पारस चला गया था। जो कामरान था उसको राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, तो 2 पुत्र इसके उत्तराधिकार के लिए रह गए। ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था आजम और छोटा पुत्र था मुअज्जम। और दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के 1707 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जाजऊ के मैदान में, जो वर्तमान यूपी में है, जाजऊ के मैदान में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इस युद्ध में आजम की हार हुई और मुअज्जम की जीत हुई। और मुअज्जम की जीत के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बने। लेकिन मुगल बादशाह बनने के बाद मैंने बताया कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ था। अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था। 1757 में भारत में अंग्रेजी सत्ता लगभग स्थापित हो गई थी और 1757 में ही मुख्य रूप से मुगल जो राजवंश था वो पतन को प्राप्त हो गया था। लेकिन फिर भी हम 1857 तक मानते, क्योंकि 1857 जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका जो नेतृत्व की बागडोर सौंपी गई थी वो इसी मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सौंपी गई थी और वही अंतिम शासक था इस मुगल वंश का। तो 1857 में मुगल वंश पतन को प्राप्त हो गया। ये मुगल वंश के प्रमुख शासक थे। अब मैं बात करता हूं कि मुगलों की जो शासन प्रणाली थी, प्रशासन था, वो प्रशासन मुगलों का कैसा था। मुगल शासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रणालियों का एक मिलाजुला रूप थी। बादशाह जो था वो सर्वे सर्वा था। मजहब के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में उसका निर्णय अंतिम होता था। वह एक अधिपति था जो इसका मंत्री होता था, जिसको वजीर कहा जाता था। वह बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। केंद्रीय प्रशासन बादशाह के अंडर में चलता था। दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी वजीर होता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था भी केंद्रीय शासन व्यवस्था का प्रतिरूप थी और प्रांतीय शासन व्यवस्था का उल्लेख
मिलता है कि अकबर के समय में 15 प्रांत थे, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर के 21 हो गए थे। तदुपरांत राज्य प्रशासन में ये प्रांतों को सूबा कहा जाता था उस समय। राज्य प्रशासन में अन्य अधिकारी भी होते थे, जिनमें जिले का सबसे बड़ा परगना, जो परगना बोलते थे जिले को, तो परगने का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे उस समय भी सिकदार होता था, और वित्तीय मामलों में अमलगुजार होता था। शासन में, प्रशासन में फौजदार भी एक पोस्ट थी। पटवारियों का सबसे बड़ा अधिकारी उस समय भी कानून जो हुआ करता था। तो ये सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी थी, और मनसबदारी जात के रूप में और सवार के रूप में विभक्त थी। ये आपके मुगलों की शासन व्यवस्था थी। कल के वीडियो में हम आपके लिए अब राजस्थान के जो क्षेत्रीय क्षत्रप सत्ता के प्रतिरोध के लिए उस समय खड़े हुए थे, जिन्होंने सत्ता को ललकारा था और स्वाधीनता के रूप में या स्वतंत्रता के लिए या मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, लड़ाइयां लड़ी, अपने राज्य और अपने समाज, अपने देश को बचाने का जो प्रयास राजपूताना के कुछ राजाओं के द्वारा किया गया, सत्ता के प्रतिरोध और सहयोग में राजस्थान की भूमिका में उन शासकों का उल्लेख हम कल के वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।